अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था, जिसकी जनरल टर्म हमारे पास ये है ए एन इज़ इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। तो ये हमारे पास सीक्वेंस है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, और कॉमन डिफरेंस अगर हमारे पास मौजूद हो तो हम इसकी मदद से पूरी सीक्वेंस को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमने अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ा था कि किसी दो टर्म्स के दरम्यान में एक अरिथमेटिक मीन को हम किस तरह से फाइंड करते हैं, और उसका फार्मूला हमारे पास ये था ए एम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ओवर टू। और इसमें हमारे पास जो सीक्वेंस में टर्म्स आ रही वो इस तरह से थी, ए बी, ए कैपिटल ए और बी, ये हमारे पास अगर सीक्वेंस ए पी में हो तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास इस तरह से होता है। ये हमने इस तरह से पढ़ा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये था कि हम किसी भी टर्म में कॉमन डिफरेंस डी को अगर ऐड करते हैं तो उससे अगली टर्म बनती थी। ठीक है। और अगर कॉमन डिफरेंस डी को माइनस करते हैं किसी टर्म में से तो उससे पिछली टर्म बनती। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और जिसको शॉर्टली जीपी भी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या शॉर्टली इसको जीपी कहते हैं। तो अभी पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या फ़र्क है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन is a sequence in which every term is obtained by multiplying some non-zero fixed number to the preceding या previous term। तो फिक्स नंबर जो नॉन ज़ीरो होगा, दी फिक्स नंबर, उसके बारे में कंडीशन ये है कि वो हमारे पास कॉमन रेशो उसको कहते हैं, और किस तरह से ड्राइव होती है उसके बारे में लिखा जा रहा है यहाँ पर। दी फिक्स्ड नॉन ज़ीरो नंबर इज़ दी कॉमन रेशो। जो लास्ट टाइम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डी के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे हमने कॉमन डिफरेंस कहा था, और अब जो हमने ये जो नंबर फिक्स नंबर पढ़ा है इसके बारे में, ये नॉन ज़ीरो होगा और ये कॉमन रेशो कहलाएगा। ठीक है। ऑफ दी टू consecutive terms denoted by r, और उसको obtain कैसे करते हैं जी, r इज इक्वल टू ए एन ओवर ए एन माइनस वन, और n जो होगा वो ग्रेटर देन वन होगा। ठीक है। फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल N, ये कंडीशन है। तो उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंपेयर करते हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज़ अ सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस है। तो इन विच एवरी टर्म इज़ obtained बाय मल्टीप्लाइंग सम नॉन ज़ीरो फिक्स नंबर टू दी प्रीसीडिंग टर्म। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो हमने पढ़ा था उसमें हम जो अगली टर्म फाइंड करते थे प्रीसीडिंग टर्म में से, वो हम फिक्स नंबर को जमा करके हासिल करते थे। लेकिन अब जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एवरी टर्म इज़ obtained बाय मल्टीप्लाइंग सम नॉन ज़ीरो फिक्स नंबर। तो यहाँ पर हम एक टर्म से अगली टर्म फाइंड करने के लिए एक फ़िक्स नंबर जो कि नॉन ज़ीरो होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रीवियस टर्म या प्रीसीडिंग टर्म के साथ। ठीक है जी। तो जो फिक्स टर्म है वो नॉन ज़ीरो होगी और उसको कॉमन रेशो का नाम दिया गया। और उसको फाइंड कैसे करते हैं जी, कंसेक्टिव टर्म में से जो हमारे पास बड़ी टर्म होगी उसमें से उससे पिछली टर्म को डिवाइड कर देंगे। मतलब ये है कि अगर A1 A2 A3 इस तरह से हमारे पास टर्म्स हैं सीक्वेंस की, और उसमें से हम इस तरह से डिवाइड करेंगे A2 बाई A1 या फिर A3 बाई A2। ठीक है। कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म में से जो बड़ी प्लेस पे टर्म होगी उसको डिवाइड कर देंगे उससे पिछली टर्म से। तो इस तरह से हम कॉमन रेशो जिसको R से डिनोट करते हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने कॉमन डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, क्योंकि वो सम और डिफरेंस से रिलेटेड हमारे पास सीक्वेंस था।
तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवीजन से रिलेटेड ये सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस में हम एक से अगली टर्म फाइंड करने के लिए कॉमन रेशो आर से मल्टीप्लाई करके फाइंड करेंगे, और जबकि पिछली टर्म फाइंड करने के लिए हम आर से डिवाइड करके हम पिछली टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करते हैं। तो पहले इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं, जनरल फार्मूला। जैसे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फार्मूला हमने ड्राइव किया था, तो इसी तरह से अब हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जनरल फार्मूला ड्राइव करना है। तो फार्मूला ड्राइव करने के बाद इसके एग्जांपल्स करते हैं। तो डेफिनेशन को यूज़ करते हुए पहले इसको सीक्वेंस को जनरेट करते हैं, फिर उसके बाद इसका फार्मूला जनरल टर्म ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंस कुछ इस तरह से होगा बाय डेफिनेशन कि हमारे पास अगर A1 फर्स्ट टर्म है तो उससे अगली टर्म बनाने के लिए हमने क्या करना है, ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग सम फिक्स नॉन ज़ीरो नंबर। ठीक है, तो हमने अगला नंबर बनाने के लिए एक फिक्स नंबर जिसको हम R कहेंगे उससे मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये कि A1 हमारे पास अगर फर्स्ट टर्म है तो उससे अगली टर्म बनाने के लिए हमने क्या करना है, A1 के साथ R को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब सीक्वेंस की ये दो टर्म्स होगी, एक ये और एक ये। अब तीसरी टर्म बनाने के लिए हमने क्या करना है कि दूसरी टर्म को दोबारा फिर से R से मल्टीप्लाई कर देना, A1 R मल्टीप्लाई R। ठीक है, ये अब तीसरी टर्म बन गई। चौथी टर्म बनाने के लिए फिर से इसको R से मल्टीप्लाई कर देना है। तो डेफिनेशन के मुताबिक यही है कि हम नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं प्रीवियस टर्म को R कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करके। तो A1 R.R.R इसी तरह से सोन चलता जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A1 जो है ये हमारे पास सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है, इसको हम A1 ही कहेंगे। ये हमारे पास सेकंड टर्म है, इसको A2 कह दें सीक्वेंस की काउंटिंग के हिसाब से। ये A3 हो जाएगा और ये हमारे पास जो है वो A4 हो जाएगा। इसी तरह से ये सोन। तो ये R को मैं री अरेंज करके दोबारा से लिख रहा हूँ। तो ये A1 R, ये R और ये R मिलके A1 R स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर A1 R क्यूब हो जाएगा। R 3 बार है तो पावर जमा होती है किसी भी सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने से, अप टू सोन। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो बनेगा। तो इसको मैं इसी तरह से लिख रहा हूँ इसकी टर्म वाइज। A1 इज इक्वल टू A1 को हम इसी तरह लिखते हैं। A2 को मैं इस तरह लिख रहा हूँ, इन दोनों को कंपेयर करके। A2 को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, सीक्वेंस की सेकंड टर्म को या ये आ जाएगी सिंपल R, और सीक्वेंस की थर्ड टर्म ऐसे आ जाएगी A1 R स्क्वायर। सीक्वेंस की फोर्थ टर्म हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर A4 इज इक्वल टू A1 R क्यूब। ठीक है, तो इसी तरह से अगर नेक्स्ट टर्म भी लिखनी है हमने तो हम इस तरह से लिख सकते हैं A5 इज इक्वल टू A1 R4। इस टर्म के साथ R एक और मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली टर्म बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह से सोन चलता जाएगा। तो अब इसका जनरल फार्मूला हमने ड्राइव करना है। तो अब यहाँ पे देखें ज़रा टर्म वाइज 1 2 3 4 5 हम गिनती कितनी की लिख सकते हैं। ठीक है, काउंटिंग तो बेशुमार होती है ना, तो उसको अकेले अकेले तो लिखना पॉसिबल नहीं है। तो हम इसके लिए एक नोटेशन यूज़ करते हैं जिसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और स्मॉल n जो है वो नेचुरल नंबर में से लिया जाता है। जैसा कि हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन में पढ़ा था कि सीक्वेंस एक हमारे पास फंक्शन है और उसकी डोमेन जो है वो सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है। तो इसमें हम जो सबस्क्रिप्ट लेते हैं वो नेचुरल नंबर में से लेते हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन, जितना भी हमारे पास सीक्वेंस हो। तो इस सीक्वेंस में अब हमारे पास देखें कि ये जो सबस्क्रिप्ट है इसको हम n से रिप्लेस कर देंगे, an हो जाएगा जनरल टर्म बनाने के लिए। तो अब यहाँ पर गौर कीजिएगा ज़रा कि इक्वालिटी के बाद जो टर्म आ रही है सब में A1 उसी तरह से आ रही है, ये हम उसी तरह से लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है अगर फर्स्ट टर्म है तो उसके साथ R कोई नहीं है। ठीक है, जब R कोई नहीं है तो उसको R0 लिखा जा सकता है। किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो वो 1 कंसीडर होती है। तो R0 में लिख दूंगा तो ये 1 ही होगा। मल्टीप्लाई A से करेंगे तो 1 A1 मल्टीप्लाई 1 जो है वो A1 ही होगा। ठीक है, तो A2 इज इक्वल टू A1 R है, मतलब ये है कि A1 को जब R से मल्टीप्लाई किया तो वो A2 बन गई। ठीक है, तो A2 से A3 बनाने के लिए क्या करना है कि A2 को जो है A1 R इसको फिर से R से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, डेफिनेशन अभी जो हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की पढ़ी है उसमें यही था कि प्रीवियस टर्म के साथ R जो है फिक्स नंबर उसको मल्टीप्लाई करके अगली टर्म बना सकते हैं। तो A2 जो हमारे पास A1 R के बराबर है तो इसको R से मल्टीप्लाई करेंगे तो A3 बन जाएगा। A3 जो है A1 R स्क्वायर है, इसको R से मल्टीप्लाई करेंगे तो A4 बन जाएगा, जो कि ये होगा A1 R3। इसी तरह से सोन चलता जाएगा। तो यहाँ पे अब आपने गौर करना है कि इसका सबस्क्रिप्ट अगर 1 है तो यहाँ पे R की पावर 0 है। यहाँ पर A का सबस्क्रिप्ट 2 है तो R की पावर 1 है यहाँ पर। ठीक है,
या अगर आर की पावर के ऊपर कोई भी नंबर ना हो तो वो 1 कंसीडर किया जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर ए का अगर सबस्क्रिप्ट 3 है तो आर की पावर 2 है। अगर ए का सबस्क्रिप्ट 4 है तो आर की पावर 3 है। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, इसका सबस्क्रिप्ट और आर की पावर में रिलेशन क्या है, तो ये गौर करने से देखें ज़रा कि यहाँ पर अगर 1 है तो ये 0 है, 2 है तो 1 है, 3 है तो 2 है। मतलब ये जितना यहाँ पे सबस्क्रिप्ट है उससे एक नंबर कम यहाँ पे इसकी पावर है। अगर A1 यहाँ पे 1 है तो ये 0, 1 से एक कम 0, 2 है यहाँ पर सबस्क्रिप्ट तो यहाँ पे पावर 1 है, मतलब 2 से एक कम 1 हो गया। अगर यहाँ पे सबस्क्रिप्ट 3 है तो पावर 2 है, ठीक है, 3 से एक कम करें तो ये 2 आ जाएगा। इसी तरह से सो चलता जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम nth टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर n सब्सक्रिप्ट लिखा हुआ है तो r की पावर जो है वो n से एक कम होगी। तो n से एक कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि n-1 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। या आप इसको मैं ज़रा थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं तो ये इस तरह से आ जाएगा कि जो यहाँ पे सब्सक्रिप्ट है उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ A1 R1-1, ठीक है, A1 R2-1, A1 R3-1, A1 R4-1 और A1 R5-1, ठीक है। अब ये पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1-1 0, 2-1 1, 3-1 2 और 4-1 3, ठीक है। तो अगर सब्सक्रिप्ट के मुताबिक मैंने यहाँ पे नंबर लिखे हैं, यहाँ पे 1 2, ये 3, ये भी 3, ये 4, ये भी 4, इस तरह से लिखा, तो इसको सिंप्लीफाई करने से वापस फिर यही नंबर आते हैं, ठीक है। तो अब इसको कंपेयर कर सकते हैं कि जो इसका सब्सक्रिप्ट है वही यहाँ पे नंबर है, ठीक है। तो ये सब्सक्रिप्ट मैंने यहाँ पे n लिखा तो यहाँ पे भी नंबर मैंने n लिख दिया था। तो सब्सक्रिप्ट आर की पावर में सब्सक्रिप्ट वाले नंबर के साथ -1 भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आर की पावर के साथ सब्सक्रिप्ट वाले नंबर के साथ -1 किया हुआ। तो इस तरह से हम कंपैरिजन करके ये जनरल टर्म को ड्राइव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो आएगी ये हमारे पास जनरल टर्म ऑफ जीपी होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी, ठीक है। जो लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी वो हमारे पास जनरल टर्म ऑफ एपी थी, जो कि ये थी, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स को हमने याद रखना और उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म है, ठीक है, और ये हमारे पास अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं ताकि इसके बारे में हम मज़ीद जान सकें। तो इसके बाद हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, इफ़ r is equal to 2, a1 is equal to 3 and an is equal to 48, फाइंड n, ठीक है जी। ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल, इसमें हमारे पास r जो है वो कॉमन रेशो है, a1 फर्स्ट टर्म है, an जो है वो हमारे पास देखना है कि ये किस प्लेस पे 48 आता है, ठीक है। an वाली जो टर्म है ये किस प्लेस पे आती है, मतलब 10वें नंबर पे, 11वें नंबर पे, 12वें नंबर पे, किस सीक्वेंस में किस जगह पे ये नंबर आता है, तो ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। n फाइंड करने का मतलब यही है कि सीक्वेंस जो है हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से प्लेसेस होती हैं ना, तो ये वाला नंबर देखना है कि सीक्वेंस में किस प्लेस पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का यूज़ करेंगे जो अभी हमने लास्ट पेज पे फाइंड की है। तो वो हमारे पास थी an इज़ इक्वल टू A1 Rn-1, ठीक है, ये हमारे पास जनरल टर्म है, इसका यूज़ करेंगे। तो जो हमारे पास गिवन डाटा है वो r इज़ इक्वल टू 2 है, A1 इज़ इक्वल टू 3 है और हमने हमारे पास an इज़ इक्वल टू 48 और फाइंड क्या करना है जी, n इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब ये जो डाटा है इस सारे डाटा को हमने जनरल टर्म में पुट कर देना, तो सिंपल हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर an की जगह पर an इज़ इक्वल टू A1 Rn-1, an की जगह पे 48 आ जाएगा, इक्वल टू r की A1 की जगह पे 3 आ जाएगा, r की जगह पे 2 आ जाएगा और उसकी पावर n-1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो 3 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो 48 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2n-1 इस तरह से आ जाएगा। तो 48 डिवाइड 3 से करेंगे 16 आ जाएगा, ये 2n-1। अब ये 16 को हमने 2 की पावर में लिखना है, क्योंकि इधर बेस हमारे पास 2 है तो इधर भी वही बेस बनानी है जो इस तरफ है, ताकि हम पावर को कंपेयर कर सकें।
तो यहाँ पर 16 को हम 2 की पावर 4 में लिख सकते हैं, तो 2 की पावर n-1, ये दोनों बेसिस सेम होगी। तो पावर को हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग पावर्स या एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो 4 इज इक्वल टू n-1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n इज इक्वल टू 5 आ जाए। तो ये जो टर्म है 48, an इज इक्वल टू 48, ये 5th टर्म है सीक्वेंस की। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको हमने सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमने कॉमन रेशियो फाइंड करनी है, बाकी डाटा गिवन है। तो ये डाटा है हमारे पास, a1 इज इक्वल टू 5, an इज इक्वल टू 135, n इज इक्वल टू 4, और हमने फाइंड क्या करना है जी, r फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे फिर से वही हम करेंगे, जनरल टर्म ऑफ AP लगाएंगे, जनरल टर्म ऑफ AP को यूज़ करते हुए, क्योंकि वही वाली वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं जो इसमें रिक्वायर्ड होंगी। सिर्फ A का अननोन है इस फार्मूले के मुताबिक, तो ये इसी को यूज़ करते हुए हम R को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, ये जो वैल्यूज़ हैं हम इसमें पुट करेंगे। an इज इक्वल टू a1 rn-1, a1 की वैल्यू है 135 और a1 की वैल्यू 5 और n की वैल्यू है 4 -1। तो इस तरह से 135 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई r की वैल्यू है, पावर है 3। तो यहाँ पे 5 जो है वो r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर इसको पहले डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ 5 से। तो ये 5 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो है जवाब आ जाएगा r3 इज इक्वल टू 27। तो यहाँ पर 27 को ऐसे नंबर की पावर में लिखना है जो ये बन जाए, मतलब कि कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसकी पावर 3 लें तो वो 27 बन जाए। तो सबसे छोटा नंबर जो है वो 3 है, 3 की पावर को हम 3 में लिख देते हैं, वो 27 बनता है। तो r की पावर 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। तो अब ये पावर्स हमने यहाँ पर बराबर रखनी है, पावर बराबर रख के हम इसको कंपेयर कर लेंगे, दोनों बेसिस को कंपेयर करने के बाद r इज इक्वल टू 3। या दूसरी तरह आप इस तरह भी कह सकते हैं कि यहाँ पर इसकी पावर दोनों तरफ 1/3 लेने से इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर बेस सेम थी तो हमने इस नंबर की बेस सेम करके पावर को कंपेयर किया, यहाँ पर पावर सेम करके हमने इसकी बेसिस को कंपेयर करके जो रिक्वायर्ड आंसर था वो फाइंड किया, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर हमने जैसे पिछले क्वेश्चन थे AP में कि किसी भी सीक्वेंस को दे के वो कह रहा था कि ये कोई भी सीक्वेंस में से टर्म पूछी जा सकती, तो इसी तरह से हमारे पास अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी क्वेश्चन है। तो उसकी स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन की, एग्जांपल की। इसमें फाइंड 6th टर्म कहा हुआ है, फाइंड 6th टर्म इफ़ GP जो है वो हमारे पास ये हो 4, 8, 16 इज अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक GP है, इसको यूज़ करते हुए हमने 6th टर्म फाइंड करनी है। तो 6th टर्म फाइंड करने के लिए जनरल टर्म हमारे पास an इज इक्वल टू a1 rn-1, इसको यूज़ करेंगे। तो जो रिक्वायर्ड डाटा है इस गिवन डाटा में से हम निकाल लेते हैं, तो फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सीक्वेंस में हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो 4 है, a1 इज इक्वल टू 4। उसके बाद हम r जो कॉमन रेशियो है वो किस तरह से फाइंड करते हैं जी, किसी भी दो टर्म को डिवाइड करके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में किसी भी दो टर्म को डिवाइड करके, जो बड़ी टर्म होगी, बड़ी प्लेस पे टर्म होगी, उसको डिवाइड करना है उससे पिछली टर्म में से। तो अब ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं या फिर इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, जो आप सेम ही आएगा। तो r जो है वो इज इक्वल टू an/an-1, ठीक है। अगर मेरे पास a3 है तो नीचे a2 आएगा, अगर मेरे पास ऊपर a2 है तो नीचे a1 आएगा, ठीक है। आप किसी एक रेशो को दोनों से यहाँ पे इसको ले सकते हैं या फिर इसको ले सकते हैं। तो मैं इससे यहाँ पे कॉमन रेशो को कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ पर 16 a3 जो है वो 16 है, डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो r जो कॉमन रेशो है वो हमारे पास 2 आ जाएगी। कॉमन रेशो 2 आ गई, a1 हमारे पास 4 आ गया, और हमने फाइंड क्या करना है, n जो है वो 6 है, ठीक है। n जो है वो 6 है, ये हमने फाइंड करनी है। तो nth टर्म हम फाइंड करेंगे a6 इज इक्वल टू 4 6th टर्म, ठीक है। तो a6 हमारे पास इस फार्मूले में पुट करने के बाद a6 इज इक्वल टू a1 की जगह पे 4 आ जाएगा और r की जगह पर 2 आ जाएगा,
और n की जगह पर 6 माइनस 1 आ जाएगा। तो ये 4 बाई मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 जो है हमारे पास 32 होता है। तो 32 मल्टीप्लाई 4 ये आ जाएगा 128। तो A6 जो है वो 128 आ जाएगा। तो इस तरह से हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को यूज़ करते हुए कॉमन रेशियो कैलकुलेट करेंगे और किसी भी टर्म को जनरल टर्म ऑफ एपी से जीपी से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के रिलेटेड एक लास्ट एग्जांपल करते हैं, फिर उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड नाइन्थ पॉजिटिव नाइन्थ टर्म ऑफ जीपी इफ़ A5 इज इक्वल टू 8 और A7 इज इक्वल टू 128। क्वेश्चन है ये। तो डेटा हमारे पास ये है, फाइंड पॉजिटिव nth टर्म ऑफ जीपी। A5 हमारे पास ये 8 दिया हुआ और A7 हमारे पास यहाँ पर 128 दिया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन हमारे पास जो है वो जनरल टर्म ऑफ जीपी से ही सिंप्लीफाई होना है। तो उसके बगैर तकरीबन कोई भी सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म, उसके बगैर भी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था, तकरीबन सब में वही अप्लाई हुआ था। तो अब यहाँ पर भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म यूज़ हो रही है। तो ये हमारे पास जनरल टर्म आ जाएगी A n इज इक्वल टू A1 Rn माइनस 1। तो गिवन डाटा जो है हमारे पास A5 इज इक्वल टू 8 है, A7 इज इक्वल टू 128 है और फाइंड हमने करना है जी A9, ये हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो एक A5 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में जो कि 8 है, A7 हमें दिया हुआ 128 और एक A5 और A7 जो है वो हम जनरल टर्म को यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर A5 जो है वो इस तरह से आ जाएगा A1R4 और A7 जो है हमारे पास A1R6 आ जाएगा। ठीक है। तो एक A5 ये वाला है और एक क्वेश्चन में गिवन था, इसी तरह से एक A7 ये वाला और एक हमें क्वेश्चन में गिवन था। इन दोनों को हम बराबर रखेंगे और सिंपलीफाई करेंगे। इसको यूज़ करते हुए हम A1 और R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो A1 A5 की हमारे पास यहाँ से वैल्यू लगाने के बाद ये बन जाएगा, दिस सिंप्लाइज A1R4 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा और A7 की यहाँ से वैल्यू लगाने के बाद ये आ जाएगा A1R6 इज इक्वल टू 128। ये क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन 2। तो डिवाइडिंग क्वेश्चन 1 एंड 2, तो इसको हम डिवाइड किस तरह से करना है जी, कि बड़ी जो आर की पावर बड़ी जिसमें है वो हम ऊपर रखेंगे और जो आर की पावर छोटी वाली टर्म है वो वाली इक्वेशन नीचे रखेंगे। तो इस तरह से आ जाएगा A1R6 इज इक्वल टू 128। लेफ्ट साइड को डिवाइड करेगी, राइट साइड को डिवाइड करेगी। तो इस तरह से आ जाएगा। अब ये A1 और ये A1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर R4 है और यहाँ पर R6 है। तो बेस अगर सेम हो तो पावर माइनस हो रही होती है डिवीजन में। तो R की पावर 6 माइनस 4। ठीक है। निचली जो टर्म थी उसकी जो पावर है वो ऊपर वाली टर्म की पावर में से माइनस होती है और 128 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो R स्केयर आ जाएगा। यहाँ पर R स्केयर इज इक्वल टू 16 आ जाएगा ये, और R की वैल्यू जो है हमारे पास स्केयर रूट लेने के बाद 4 आ जाएगा। ठीक है। ये यहाँ पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट गलत लिखी गई है, ये A5 नहीं है, ये A3 है। ठीक है। तो यहाँ पर भी A3 आएगा, तो ये A3 के मुताबिक ये A स्क्वायर हो जाएगा, A1R स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये भी स्क्वायर होगा और डिवाइड करने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा, 6 माइनस 2 4 आएगा। ठीक है। तो इसका दो बार हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। एक बार स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इस तरह से R स्क्वायर इक्वल 4 आ जाएगा और एक बार फिर से स्क्वायर रूट लेंगे तो ये R जो है वो बराबर 2 के आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास R की जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी। अब R की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो A9 जो है उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, और A9 जो है वो A1 इस जनरल टर्म से A1 Rn माइनस Rn माइनस 1, तो यहाँ पर 9 माइनस 1 लिखेंगे तो A9 इस तरह से आएगा। ठीक है। A9 A1 R8। तो यहाँ पर हमें R तो मिल गया लेकिन A1 नहीं मिला, तो A1 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 को इस दोनों इक्वेशन में किसी एक में पुट कर दें तो हमारे पास A1 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ
फ्रॉम 1, तो A1 आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 है, तो A1 आर की जगह पे 2 लगाने के बाद ये 4 हो जाएगा और 8 आ जाएगा और A1 हमारे पास 2 आ जाएगा। तो A1 की वैल्यू भी 2 है और R की वैल्यू भी 2 है, इसको हम इस फार्मूले में पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो रिक्वायर्ड टर्म है वो आ जाएगी। तो A9 इज इक्वल टू A1 की जगह पे 2 आ जाएगा और R की जगह पे 2 की पावर 8 आ जाएगी। तो 2 की पावर 8 जो है वो हमारे पास 128 आ जाएगी। 2 मल्टीप्लाई 128 और ये 512, तो A9 जो है वो 512 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से हम बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हैं वो भी आप सिंपलीफाई कर सकते हैं, वो एंड पे अटैच कर दी जाएगी। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो जैसा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास नेक्स्ट था अरिथमेटिक मीन था, तो इसी तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इसके बाद हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आता है। ठीक है, किसी भी दो नंबर्स के दरम्यान में हम ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड किया था और उसका फार्मूला हमने लिखा था। इसी तरह से अब किसी भी दो नंबर्स के दरम्यान में हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास वो नंबर को इस तरतीब से ए ज्योमेट्रिक मीन और बी लिखने से वो ज्योमेट्रिक मीन में आए। तो इसकी डेफिनेशन पहले करते हैं, डेफिनेशन करने के बाद इसको फिर एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल्स की मदद से। तो नेक्स्ट हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है, उसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं। इसको शॉर्टली GM लिख देते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। तो इसकी डेफिनेशन है लेट A एंड B be two numbers, then a number G is said to be geometric mean between two numbers A and B if A, G और B, ये जो दो नंबर A और B थे इनके दरमियान में G इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो इन दो नंबर के दरमियान G जो है वो ज्योमेट्रिक मीन होगा अगर ये जो है रिलेशन इज़ इन GP। ठीक है, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होने की खास रीज़न क्या है जी, उसमें कॉमन रेशो सेम होगी। तो मतलब ये है कि A3 को अगर A2 से डिवाइड करते हैं उसका जो जवाब आएगा वो A2 को A1 से डिवाइड करने के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको सिंपलीफाई करते हैं और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक मीनिंग का फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो इसमें आएगा इस तरह से हमारे पास एज AGB इज़ इन GP। तो GP में होने के लिए हमारे पास कॉमन रेशो सेम होगी। दिस implies that G divided by A equal to B divided by G। थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे तो जो जवाब आएगा वो बराबर होगा सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने के। ठीक है, ये हमारे पास कॉमन रेशियो का फार्मूला है। तो इसको अप्लाई करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और अरेंज करेंगे तो ये जी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा। स्क्वेयर रूट लेंगे तो जी इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा। तो यहाँ पर अब स्क्वेयर रूट जो है वो प्लस माइनस दो सिंबल में आएगा। तो इसका मतलब है सॉरी जी, ठीक है, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए बी आ जाएगा, प्लस माइनस दो सिंबल्स में आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करने का फार्मूला है। तो अगर तो हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड करना है वो किसी दो नंबर के दरमियान में एक ज्योमेट्रिक मीन है तो सिंपली हम ये फार्मूला यूज़ करते हुए ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन है तो फिर हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमारे पास दो नंबर के दरमियान में ज्योमेट्रिक मीन जो है वो एक हो तो हम इस फार्मूले की मदद से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी दो नंबर के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन एक से ज़्यादा हो, 2, 3, 4, 5 जितने भी हों, तो उसको हम कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल कर रहा हूँ। तो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखते हैं, इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 and 8। ठीक है, 1 और 8 के दरमियान में दो ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करना है। तो ज्योमेट्रिक मीन को 1 और 8 के दरमियान में लिखने का तरीका जो है वो इस तरह से होगा, 1
8, ये हमारे पास दो टर्म है, यहाँ पर इससे कंपेयर करें तो ए और बी की जगह पे 1 और 8 है, तो इसके दरमियान में यहाँ पर एक ज्योमेट्रिक मीन लिखा था, तो यहाँ पे दो ज्योमेट्रिक मीन इस तरह से G1 और G2 इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये हमारे पास दो ज्योमेट्रिक मीन और दो टर्म मिला के टोटल 4 टर्म्स हो गई। ठीक है, तो इस जो डाटा है इज़ इन GP, ठीक है, ये GP में, तो डेफिनेशन के मुताबिक ये इस तरह से एक्सप्लेन था। अच्छा, अगर अब ये देखें तो हमारे पास ये 4 टर्म्स हो गई। फर्स्ट टर्म हमारे पास A1 इज इक्वल टू 1 है, ये सेकंड टर्म है सीक्वेंस की, ये थर्ड टर्म है सीक्वेंस की, और ये फोर्थ टर्म है सीक्वेंस की। तो फोर्थ टर्म A4 इज इक्वल टू ये आ जाएगी हमारे पास 8। तो आप दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह भी कह सकते हैं कि इसमें टोटल जो टर्म है n इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो 4 को जो है हमने जनरल टर्म जो थी an इज इक्वल टू A1 Rn-1, इसमें 4 लगाया, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा A4 की कीमत। तो A4 की जगह पे A1 R³ इज इक्वल टू 8। A4 की कीमत कहाँ से आएगी? इस टर्म में n की जगह पे 4 लगाने से। ठीक है, तो अब यहाँ पर A1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 1.R3 इज इक्वल टू 8, तो 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो R3 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो अब R3 इज इक्वल टू 8 है, तो 8 को हमने इस नंबर की पावर के सेम करके लिखना है, मतलब ऐसा नंबर लिखना है जिसकी पावर 3 हो। तो यहाँ पर R3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, 8 को हम 2 की पावर 3 में लिख सकते हैं। तो पावर सेम है, तो पावर सेम होने के बिना पर हम बेसिस को कंपेयर करेंगे तो R इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो अब फर्स्ट टर्म भी आ गई हमारे पास, कॉमन रेशो भी आ गई, तो उसको यूज़ करते हुए हम जो ज्योमेट्रिक मीन है उसको फाइंड कर लेंगे। तो अब जो है वो सीक्वेंस की सेकंड टर्म और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो फर्स्ट है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो सीक्वेंस की सेकंड टर्म को हम जनरल टर्म से इस तरह से लिखते हैं A1R, इस जनरल टर्म में n की जगह पे 2 लगा दें, तो ये आ जाएगा A2 इज इक्वल टू A1R1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास सीक्वेंस की सेकंड टर्म है, तो इसको हमने ऐसे लिखा, और यहाँ पे देखें तो सीक्वेंस की जो सेकंड टर्म है वो G1 के बराबर है, तो A2 का हमने G1 इस वजह से लिखा हुआ। तो यहाँ पर A1 की जगह पे 1 आ जाएगा और R की जगह पे 2 आ जाएगा, तो A2 इज इक्वल टू G1, इस तरह से ये 2 आ जाएगा। तो उसके बाद A3 सीक्वेंस की थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ज्योमेट्रिक मीन दूसरा होगा। ठीक है, अब A3 को ज्योमेट्रिक मीन की जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो जनरल टर्म है उसमें से हम n की जगह पे 3 लगाएंगे, तो ये A1R² आ जाएगा। ठीक है, तो A3 G2 A1 की जगह पे 1 आ जाएगा, R की जगह पर 2 का स्क्वायर, तो ये 4 आ जाएगा, तो A3 इज इक्वल टू G2। तो रिक्वायर्ड GMs आर G1 हमारे पास ये 2 एंड G2 हमारे पास 4। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड आंसर है। तो अब ये 2 ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बताया, तो इस तरह से आप जितने मर्जी अगर क्वेश्चन दिए गए हों तो आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हैं। तो इसके बाद एक क्वेश्चन है लास्ट, ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन दोनों से रिलेटेड है, उन दोनों को यूज़ करते हुए हमने ये सिंप्लीफाई करना है। तो लास्ट क्वेश्चन में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। दी AM of two numbers is 10 and GM is 8. Find numbers. ठीक है जी, तो ये अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों को यूज़ करते हुए हमने ये फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन है हमारे पास यहाँ पर AM ऑफ टू नंबर्स का हमने पढ़ा था कि अरिथमेटिक ऑफ टू नंबर जो है वो हम A प्लस बी इज इक्वल टू 2 लिखते हैं, और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर जो है वो हम अंडर प्लस माइनस अंडर रूट AB इस तरह से लिखते हैं। ये दोनों के हमने फार्मूले जो है वो ड्राइव किए हुए हैं। अरिथमेटिक मीन का लास्ट वीडियो में किया था और ज्योमेट्रिक मीन का इसी वीडियो में किया हुआ है। तो ये दो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है। अब ये फार्मूले हमारे पास मौजूद है और इनकी वैल्यूज़ भी दी गई है। अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज़ 10। ठीक है, AM जो है 10 दिया हुआ, 10 इज इक्वल टू A प्लस बी ओवर 2, ये अरिथमेटिक मीन की जगह पे 10 लिख दिया। तो अब ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 8 दिया हुआ है, तो 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट AB आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 10 मल्टीप्लाई होगा 20 इज इक्वल टू A प्लस बी,
और इसका स्क्वायर लेके जज़र ख़त्म कर देंगे तो ये आ जाएगा 64 इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो यहाँ से ए या बी की कीमत निकाल के इसमें पुट कर दें। तो यहाँ से मैं ए की कीमत निकाल रहा हूँ तो ए इज इक्वल टू बी -20 आ जाएगा और इसमें पुट करना है हमने। तो इसमें दिस इम्प्लाइज डैट 64 इज इक्वल टू ए की जगह पे आ जाएगा बी -20 और बी इसी तरह से इस ए की जगह पे ये वैल्यू लगा दी। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बी स्क्र -20 बी इज इक्वल टू 64। रीअरेंज करेंगे बी स्क्र -20 बी -64 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है बी की फॉर्म में। तो इसको फैक्टराइजेशन से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से सिंप्लीफाई करते हैं। जो आपको इजी लगता है यहाँ पे आप अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको फैक्टराइजेशन से कर रहा हूँ। तो ये बनता है बी स्क्वायर -16 बी -4 बी और -64 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट दो में से जो है वो बी कॉमन आएगा तो बी -16 आ जाएगा और यहाँ पे से -4 कॉमन आएगा तो बी -16 आ जाएगा इस तरह से। यहाँ से हमने एक और गलती कर दी फिर से। ए की जो वैल्यू है वो इस तरह से, ये जो है ये इस तरह से आएगी ए इज इक्वल टू 20 माइनस बी। ठीक है, तो ये प्लस का 20 है और माइनस बी है तो ये इस तरह से आ जाएगा प्लस और ये माइनस और ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव सिंबल आएगा और अब ठीक है ये। ठीक है, तो इस तरह से छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, क्वेश्चन को गौर से करें ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे बी -4 और बी -16 इज इक्वल टू 0। तो ये बी इज इक्वल टू बी -4 इक्वल टू 0 और बी -16 इक्वल टू 0। बी इज इक्वल टू 4 आएगा और बी इज इक्वल टू 16। ये बी के दो आंसर आ गए। ठीक है, तो अब ये बी के जो दो आंसर हैं इन दोनों को बारी बारी हमने इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में आप पुट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको नाम दे लेते हैं, इसको 1 कह लें और इसको 2 कह लें। ठीक है, 1 और 2 इक्वेशन में आप बी की ये जो दो वैल्यू है ये दोनों में से कोई एक भी लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं बी इज इक्वल टू 4 इन 1 लगाता हूँ तो यहाँ पर 20 इज इक्वल टू ए प्लस बी की जगह पे 4 आ जाएगा तो ये 16 इज इक्वल टू ए आ जाता है। अगर बी 4 है तो ए जो है वो 16 है। ठीक है, अगर बी की जगह पे मैं 16 लगा रहा हूँ, बी जो 16 लगा रहा हूँ इन इक्वेशन 1 तो जो है 20 इज इक्वल टू ए प्लस 16 तो ए इज इक्वल टू 4 आ जाता है। ठीक है, तो जो दो नंबर रिक्वायर्ड हैं उसमें हमारे पास अगर ए 4 है तो बी 16 है। ठीक है, और अगर बी 16 है तो ए 4 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने हाईलाइट कर दिए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, टॉपिक के रिलेटेड किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।